नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार हनुमान बागी क्यों हो गए। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि हनुमान मैं किसको कह रहा हूं, तो हनुमान चिराग पासवान को कह रहा हूं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो करते हैं, लेकिन भारत बंद के समर्थन में उनके कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? दरअसल जब सरकार की तरफ से इस बात का भरोसा दिलाया गया कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, कोटा विद इन कोटा, फिर चिराग पासवान को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दलित राजनीति के इकलौता हीरो बनना चाहते हैं चिराग पासवान? क्या एनडीए में रह करके बिहार के भीतर दलित के हीरो के तौर पर अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान को यह लग रहा है कि कोटा विद इन कोटा होता है, मतलब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में भी अगर क्रीमी लेयर लाया जाता है तो इससे दलितों का नुकसान होगा? और इस राजनीति को धार देने के लिए चिराग पासवान एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ अपने समर्थकों को मैदान में उतार देते हैं। अपने समर्थकों के बीच कहते हैं कि वो भारत बंद का समर्थन करते हैं। आखिरकार क्या चिराग पासवान 5 एमपीज के सहारे जो वर्तमान राजनीति है उसको पूरी तरीके से अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं? चिराग पासवान की क्या है मंशा, उनकी क्या है राजनीति? दरअसल हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अपने आप को हनुमान कहने वाले बागी क्यों हो गए, अपने आप को हनुमान कहने वाले एनडीए के कई नियम कायदे से अलग चलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आखिरकार उनकी राजनीति की ये कैसी धारा है जिसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि चिराग आखिरकार क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि दलित पॉलिटिक्स के ही दूसरे नायक, जी हां, जीतन राम मांझी, वो अलग रास्ता ले रहे हैं। उन्होंने इसका स्वागत किया था। तो सवाल यह उठ रहा है कि बिहार में क्या ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि तेजस्वी यादव के क्या बयान हैं, और फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया, इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे, और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। इसको लेकर के तो हम लोगों ने लगातार जो है आवाज उठाया। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पे बोला था, ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है, इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा, दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज
देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। एकल पद करके कृषि विभाग में हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा, 368 पदे हैं, उसको एकल पद कर दिया गया। ना ओबीसी रहेगा, ना एससी रहेगा, ना एसटी रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात हुई, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इश्यू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या करना है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में है। तो देखिए, दरअसल जो तेजस्वी यादव हैं, बिहार में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मांझी जी पर अटैक कर दिया और घुमा फिरा करके चिराग पासवान पर भी अटैक कर दिया। लेकिन आज चिराग पासवान ट्रेंड कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में रह करके भी अपने हक की आवाज बुलंद करने में चिराग पीछे नहीं हटते, भले ही उसका खामियाजा उन्हें जो भी भुगतना हो। यूपीएससी में लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में क्रीमी लेयर की बात हो, दोनों मुद्दों पर चिराग मुखर हैं और साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जीतन मांझी सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान अपोज कर रहे हैं। वैसे चिराग पासवान के स्टैंड के साथ सरकार ने सहमति दिखाई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान सड़कों पर क्यों उतरे, उनके समर्थक सड़कों पर क्यों उतरे। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल चिराग की इस पॉलिटिक्स का मकसद क्या है, चिराग के इस पॉलिटिक्स के मायने क्या है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में दलितों की आबादी तकरीबन 20% है और दलित का एक मुस्त नेता कोई नहीं है। अगर आप कहें तो चिराग पासवान समाज के नेता माने जाते हैं। मांझी समाज का नेता जीतन राम मांझी को माना जाता है। रविदास समाज के नेता की लगातार खोज हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि यह चिराग पासवान इस मुद्दे का राग अलाप करके क्या दलितों की 20% आबादी पर पुरजोर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं? आखिर क्या चाहते हैं हम समझना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे चिराग की पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। चिराग किस ओर जा रहे हैं? क्या चिराग और तेजस्वी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? क्या चिराग पासवान पुराने समय में उनके साथ हुए बर्ताव का बदला एनडीए से ले रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं चिराग पासवान? हम इन तमाम बातों को आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। दरअसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार, आपका स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विवेकानंद पासवान प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका बहुत स्वागत है। अनुपम पासवान जी प्रवक्ता एलजेपी हैं, आपका बहुत स्वागत है। अनुपम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप एनडीए के साथ भी हैं और भारत बंद के का समर्थन भी कर रहे हैं। इस राजनीति का मतलब क्या है, जरा आप बताएं। देखिए, इस राजनीति का कोई मतलब नहीं है। ये कहीं से कोई ये खिचड़ी नहीं पक रही है। और बात है कि हम लोग की पार्टी जो रही है, हमारे नेता की जो सोच रही है, वो हमेशा से शोषितों और वंचितों की आवाज के लिए वो प्रतिबद्ध रहे हैं, उनकी हक और लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे नेता भी काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मकसद है कि जहां पे भी दलितों और वंचितों की आवाज को दबाई जाए, वहां लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, दबा कौन रहा अनुपम जी? बीजेपी दबा रही है? खुल करके बोलिए, क्या बीजेपी दबा रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं ना फैसला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देखिए, एक बार SC/ST एक्ट में भी ऐसा ही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था।
तो उसमें भी पुनर्विचार याचिका हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने दायर की थी। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहाँ बीजेपी का मामला कहाँ है? यहाँ तो मामला है सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये, इसलिए हमारी लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन कर रही है ताकि पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट और लोगों के आक्रोश के लोगों के भावनाओं को समझे और समाज के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वंचित समाज के साथ है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रखर आवाज बने हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किस तरह का विरोध है? आप जीतन राम मांझी तो सपोर्ट कर रहे हैं, समझ में आता है, आप किस तरह का विरोध करते हैं? और मोदी के राज में ये सब हो रहा है। तेजस्वी यादव आपको भी एक्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये विरोध और फिर गठबंधन में बने रहने का मतलब क्या है? देखिए, हमने क्या बोला? हमने भारतीय जनता पार्टी का कहाँ इसमें जिक्र किया? पार्टी कहाँ कर रही है कुछ? ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इस पे पुनर्विचार करे, इसके लिए पार्टी, देखिए, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर एक वंचित वर्ग, एक शोषित वर्ग, पूरा ये शोषित वर्ग इससे ये जो आया है इस वर्गीकरण, इसके खिलाफ अगर आंदोलन कर रहा है तो उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और उसी भावनाओं के सम्मान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से, हमारे नेता की भी सोच यही रही है। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी हमेशा यही चाहते थे कि वंचित वर्ग को कैसे आगे लाया जाए, वंचित वर्ग और शोषित वर्ग के लिए काम कैसे किया जाए। तो इसी क्रम में हमारे नेता इनकी आवाज बन रहे हैं ना। नहीं, पर एक बात यह है अनुपम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जरा इसको आप एक्सप्लेन करें अगर आप समझा पाए तो, कि शेड्यूल कास्ट में तो कई सारी जातियां हैं, कुछ जातियों का उत्थान आरक्षण से तो हो रहा है। यही तो जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारी जाति का 5-7% लोग भी लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, जबकि अन्य जाति के लोग 50%, 60%, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारी जाति के लोग इस आरक्षण का लाभ ले नहीं पाते हैं और आरक्षण दलित के नाम पर सबको मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि दलितों में भी जो दलित पिछड़े हुए हैं, जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनको अगर लाभ पहुंचाया जाए तो उससे आपको आपत्ति क्या है, क्या दिक्कत है? क्योंकि दलितों का आरक्षण तो छीना नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि दलित में ऐसी तमाम जातियां हैं जिसमें कुछ जातियां प्रोग्रेस कर चुकी हैं और काफी संख्या में वो एग्जाम्स में चुनी जाती हैं, उनको लाभ मिलता है। लेकिन कई सारी उपजातियां ऐसी हैं जो लाभ से वंचित रह गई हैं, उनको ऊपर लाना जरूरी है। और यही बात जीतन राम मांझी भी कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पासवान जाति, जो कि दलित में काफी ताकतवर भी है, पॉलिटिकली भी, और आप कह लीजिए आरक्षण का लाभ भी लेता है, क्या आपको लग रहा है कि दलितों में पासवान की हकमारी हो जाएगी, इसलिए आप लोग अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए पंकज सर, बात ऐसा है कि जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार अनटचेबिलिटी है। संविधान में वैसे जातियों को शेड्यूल किया गया जिसके साथ छुआछूत और भेदभाव होता था, तो इसलिए आरक्षण का प्रावधान बना। इसमें कहीं वर्गीकरण का सवाल ही नहीं होता है। आज भी एक दलित आईएएस को घोड़ी चढ़ने के लिए सुरक्षा मांगनी पड़ती है, ये चिंता का विषय हो जाता है हमारी पार्टी के लिए। आज भी आप देखेंगे कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आरक्षण का आधार ही भेदभाव है, आरक्षण का आधार कहीं से वर्गीकरण नहीं है। संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए दिया कि इन जातियों के साथ भेदभाव होती थी, तो इसका आधार अनटचेबिलिटी है, इसमें वर्गीकरण का कहीं से सवाल नहीं है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है वर्गीकरण का, और कोर्ट से यह आग्रह करती है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर पुनर्विचार करें। विवेकानंद जी, क्या आप सहमत हैं जो कह रहे हैं अनुपम जी? और अगर आप सहमत हैं तो एक गंभीर आरोप है, 10 साल से ज्यादा सरकार आप चला रहे हैं, 15वें साल में, मतलब 11वें साल में हैं आप, और अभी भी अनटचेबिलिटी प्रिविलेंट है। क्या अनटचेबिलिटी वैसे लोगों के साथ भी है जो कि आईएएस हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लोग छूने से क्या कतराते हैं और इसलिए इनको आरक्षण की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि चिराग आपके साथ रहकर भी, चूंकि इनके पास 5 सांसद हैं,
और ये अभी इंपॉर्टेंट भूमिका में है, इसलिए अब आपके साथ रहकर भी पुरजोर आपका विरोध कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का इन्होंने विरोध किया, आरक्षण में क्रीमी लेयर का इन्होंने जोरदार विरोध किया, और अब ये विरोध करते करते सड़कों पर भी उतर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह का साथ है आपका और इनका? देखिए पंकज जी, चिराग जी हनुमान मोदी जी के हैं और आगे भी रहेंगे। चिराग जी आज भी उनका स्टेटमेंट आया है, लेटरल एंट्री का में जो प्रधानमंत्री जी विज्ञापन जो रद्द किए हैं, इसको स्वागत किए हैं चिराग जी। कहाँ से भेदभाव है, कहाँ से मतभेद है? ये जो अफवाह का आंधी है ना, अफवाह जो विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है ना, वो आंधी से तेज चल रहा है। आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे कि किसके सरकार में आए? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में मनमोहन जी के सरकार में आए। इसमें भाजपा कहाँ कुछ है? वो ने आरक्षण, लेटरल एंट्री में आरक्षण खत्म कर दिया था। तो ये सब विपक्षों का साजिश है। और जहां तक आप समर्थन की बात करते हैं, तो हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं रोड पर जरा एलजेपी रामविलास का कोई बैनर तले या कोई झंडा तले या कोई कार्यकर्ता आज बंद कर रहे हैं। ये सब विपक्ष का मनगठन अफवाह है जो आंधी से तेज चला रहा है, और उसमें आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी सहयोग करते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने हम लोगों की भूमिका को भी सराह दिया है। तो उसके रामविलास पासवान आज भी प्रधानमंत्री के नहीं, वो सारी वो तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री का आदर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आ गया है, जो आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का चिंता करते हैं। वो जब भी चिंता करेंगे एससी एसटी ओबीसी की हित की बात करेंगे, अहित की बात नहीं करेंगे। पंकज जी, ये दृढ़ संकल्प है। अब एक बयान जीतन राम मांझी का सुना देता हूं, और मुझे लगता है विनय कुमार जी और डॉक्टर संजय कुमार जी आपका कमेंट्स चाहूंगा, और उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स क्या है उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। बयान ये है, आपको मालूम होगा कि बिहार के एक और राजनीतिज्ञ हैं, दलित नेता हैं जीतन राम मांझी, और राजस्थान से हैं किरोड़ी लाल मीणा। दोनों ने भारत बंद का विरोध किया है, समर्थन नहीं किया है। एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने समर्थन किया है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, विवेकानंद पासवान जी। अब सवाल यह उठता है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं वो वही हैं जिन्होंने पहले भी आरक्षण के नाम पर अपनी स्थिति को मजबूत किया और बाकी दलित समुदाय को पीछे छोड़ दिया। मांझी ने कहा कि कई दलित समुदाय के लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, और जबकि कुछ अन्य लोग जिन्हें उन्होंने D4 कहा, आरक्षण का लाभ उठाकर बेहतर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 18 जातियां अलग है और हम अलग आरक्षण की मांग करते हैं। ये जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट। और यही नहीं कहा, विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। कुछ संपन्न दलित झूठी बात करके आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं। विनय कुमार जी, एक तरफ जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान समर्थन दे रहे हैं। पहली बार दिख रही है कि कोalition की गवर्नमेंट मुश्किल में है, उसको भी अपना जो सर्कुलर निकाली थी यूपीएससी उसको विड्रॉ करना पड़ता है, सरकार के एक मंत्री को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और समझिए कि जी हाँ, बोलिए विवेकानंद पासवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। पंकज जी, एक मिनट, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी। आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात कौन किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना। हाँ, न कि भारत के मुखिया, भारत के बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट है, हाँ, न भारत सरकार का कैबिनेट का ये जो फैसला है।
ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। नहीं, पर आपकी पार्टी बोलती रही है, चुनाव कैंपेन में आपकी पार्टी और के मैंने नेताओं भी ने इस किया। तरह की बात की है, भारत के ये जान प्रधानमंत्री, लीजिए। यशस्वी और ये प्रधानमंत्री बात का जो करना आरक्षण कुछ में कोई गलत नहीं छेड़छाड़ नहीं है। है, जिस तरह से है वही इसी तरह से आपकी रहेगा तब पार्टी तक। के नेता ने चुनाव कैंपेन के दरमियान इस तरह की बात की है, और यह बात करना कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फैसला है, 6-1 से पास हुआ है। ये कहिए दलित ये पॉलिटिक्स की विपक्षी मजबूरी, के पास कोई दलित मुद्दा नहीं पॉलिटिक्स है। की मजबूरी ये आपको अफवाह परेशान फैला कर रहे रही हो, वो हैं। अलग उनके बात पास है। अगर कोई मुद्दा रहता तो इस तरह का अफवाह मत नहीं फैलाते, वो चलिए अफवाह फैलाते हैं। विनय जी, मैं चाहूंगा आप आइए और जरा इस पर बोलिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या सवाल आपने पूछा? मैंने सवाल पूछा कि जीतन राम मांझी किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। वो कह रहे हैं 18 जातियां अलग हैं, हम अलग आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण का लाभ उठाकर कई लोग हैं जिसको उन्होंने D4 कहा है, वो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर के बेहतर जीवन जी रहे हैं। देखिए, बिहार में भी जब नीतीश कुमार की सरकार, पिछली सरकार जो थी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने दलित और महादलित 2 कैटेगरी बनाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ महादलित हैं उनको आगे लाना है, समाज में आगे लाना है। और दलित में पासवान जाति को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि पासवान जाति के लोग रामविलास पासवान को नेता मानते रहे हैं। रामविलास पासवान जी उस समय जीवित थे, उन्होंने उस समय विरोध किया कि भाई संविधान में जो बाबा साहेब का संविधान है उसमें तो कोई दलित महादलित है नहीं, वहां तो सब एक ही जाति है और वो जाति अनुसूचित जनजाति कहलाती है। तो भाई अनुसूचित जनजाति में क्यों विभेद किया जा रहा है? बार बार इन चीजों को लेकर रामविलास पासवान मीडिया में भी आते थे, आंदोलन भी उनकी पार्टी ने किया। आज कमोबेश उसी स्थिति में चिराग पासवान है। वो भी चाहते हैं कि इस वर्ग में कोई विभेद न हो, ये जो अनुसूचित जनजाति है ये वर्ग एक रहे, इसमें किसी तरह का विभाजन नहीं हो, लोगों का जो संविधान में पहले से मिला हुआ है वही चलता रहे। दूसरी तरफ मांझी जी का अपना अलग तर्क है। वो कहते हैं कि भाई इस समाज में भी कुछ वंचित वर्ग है जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो दोनों दलों की अपनी अपनी मान्यता है। मांझी जी अनुसूचित जनजाति के जिस वर्ग से आते हैं वो अनुसूचित जनजाति में सबसे निचले तबके पर है। मांझी समुदाय सबसे नीचे तबके, उस तबके का विकास होना, उस तबके में शिक्षा का होना, उस तबके के लोगों को नौकरी मिलना समाज के हर वर्ग के लोग चाहेंगे, क्योंकि समाज बेहतर समाज तभी बनेगा जब समाज के सभी वर्गों का विकास होगा। और जब समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का विकास होगा तब राज्य और देश का विकास होगा, तब तो हम विकसित भारत बना सकेंगे। प्रधानमंत्री का भी सपना है विकसित भारत बनाने का, और इसी उद्देश्य से मांझी जी भी अपनी बात कह रहे हैं, उनको भी अपनी बात कहने का हक है, क्योंकि ये बात तय है कि अनुसूचित जनजाति में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको और तवज्जो देने की आवश्यकता है, उनको और स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की आवश्यकता है। इसका तो कोई विरोध कर नहीं सकता है। अब आप चिराग पासवान को ही देखिए, पहले लोग कहते थे पासवान की पार्टी, लेकिन उन्होंने जब दलित समुदाय से टिकट देने का हुआ तो दलित समुदाय में पासवान के अलावा भी उन्होंने समस्तीपुर से टिकट देने का काम किया। सांबी चौधरी तो पासवान समाज की नहीं है। तो जहां तक चिराग पासवान का है कि चिराग पासवान समाज के सभी वर्गों को जोड़कर चलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने जब ऊंची जाति में भी टिकट देने का काम किया, ये सारी महिलाओं को बातें भी ठीक देने है, का काम किया। ये सारी बातें ठीक है विनय जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरुआत में जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसका स्वागत जीतन राम मांझी ने किया, चिराग पासवान ने विरोध किया, लेकिन बीजेपी भी समर्थन करती हुई दिख रही थी, ये बिल्कुल साफ है। पर अब बीजेपी विड्रॉ कर रही है, बीजेपी को लग रहा है कि उसके पास वैसी मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। हाँ पंकज जी, सवाल ये है कि ये आरक्षण को लेकर इस देश में भ्रम पैदा किया जाता है। आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर कि संविधान मोदी जी बदल रहे हैं, संविधान बदल देंगे।
आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में इस तरह की बातें उठी थी। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है। नहीं, और वो पिछला सारी 2 बातें साल ठीक है। तो नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं, वही पिछला- वही एक- मैं एक- कह रहा हूँ, एक वो मिनट, वो एक सारी मिनट, बातें एक ठीक। मिनट, हाँ, एक मिनट हम बात पूरा कर दो, उसके बाद आप समझ कि पिछले 10 सालों में जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उन्होंने तो आरक्षण खत्म नहीं किया, उन्होंने तो कोई संविधान नहीं बदला। लेकिन विपक्ष के लोग ये परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सब, भाई कहां संविधान बदला गया बतावे तो। संविधान में 100 से ज्यादा परिवर्तन हुआ और संविधान बनने के साथ ही पंडित नेहरू के समय से उसमें संशोधन शुरू हो गया था। कोई नई बात नहीं की, संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या परिवर्तन किया, ये भी तो लोग, लेकिन चूंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इसको लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश। जहां तक मांझी जी का सवाल है, तो मांझी जी भी जहां है वो अपनी स्थिति उनकी, वो नहीं, अपनी वो बात सारी कह बात रहे हैं। ठीक है। हर- वो मैं हर विनय जी समाज- समझ गया, मैं फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संजय, एक बात बताइए, बीजेपी का स्टैंड इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, फौरन बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इसको अप्रूव कर रही है, समर्थन कर रही है, लेकिन अब आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी विड्रॉ कर गई कल का जो यूपीएससी द्वारा जो लेटरल एंट्री की बात की गई थी, आवेदन स्वीकार करने की जो बात थी, लेकिन सरकार के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। सरकार अब इस बात को समझ रही है कि वो मेजॉरिटी में नहीं है और आरक्षण के इस पचड़े में फंसना नहीं चाह रही है, जिससे बीजेपी पर यह आरोप न लग जाए कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है। क्योंकि आप देखिए, एक दो नेता दलितों में भी जो कि उतने मजबूत नेता नहीं है, वो इसका समर्थन कर रहे हो, लेकिन बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मायावती खुल करके विरोध कर रही है, आप देख लीजिए चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, आरजेडी विरोध कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि इस पचड़े में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतर हो कि ये जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। नहीं, देखिए, दोनों दो चीजें हैं। जो लेटरल एंट्री की बात आप कर रहे हैं, लेटरल एंट्री एक अलग मामला है। उसमें था क्या, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही ये प्रक्रिया चल रही है और जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे, जिनका 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का अनुभव होता था, वो बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए हुए सीधे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर, निदेशक के तौर पर, उप निदेशक के तौर पर केंद्रीय सचिवालय में उनकी नियुक्ति होती थी, क्योंकि उनका एक्सपर्टाइज होता था। जो यहाँ पर सवाल उठाया गया, चाहे वो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया या जो इनके जो एनडीए के पार्टनर थे उनके द्वारा भी सवाल उठाया गया कि ठीक है, उस समय तो 1-2 बहालियां होती थी, इसको लेकर के कोई सवाल नहीं उठाता था। इस बार आप 45 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, 10 ये अपॉइंट कर रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के, और 35 जो है वो डायरेक्टर और जो उप निदेशक हैं उनको डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर। वहां पर सवाल उठाया गया कि जब 45 नियुक्तियां हो रही है, इसमें आरक्षण का प्रोविजन कहाँ है। इसको लेकर के सरकार विड्रॉ की और कही कि बिल्कुल, जब हम नियुक्त करेंगे, चाहे वो एक्सपर्टाइज अपने क्षेत्र के हों, फिर भी मैं इसमें आरक्षण का प्रोविजन की बात मैं करूंगा। तो लेटरल एंट्री को लेकर के जो इनका विरोध था कि फिर रिजर्वेशन का पालन यहाँ कहाँ हो रहा है, वो बात एक समझ में आती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बात है, ये अलग मसला है। मैं जरा इसको विस्तार से बता दूं आपको 1 मिनट में कि उसमें मामला कुछ नहीं है, कहाँ आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं है। ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात हो रही है। 1263 दलित जातियां हैं इस देश में, शेड्यूल कास्ट अलग है, शेड्यूल ट्राइब्स अलग है। तो कहा गया कि भाई ये जो 1263 जातियां हैं जिनको राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद चिन्हित की जाती है, कहा गया कि राज्य सरकार भी इसको सब कैटेगराइज कर सकती है। और ये मामला कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपने से थोड़े किया है, ये तो लगातार पंजाब का मामला आ रहा था, जो वहां के जो मजहबी सिख थे और वाल्मीकि समाज था, जो लगातार आंध्रा के जो दलित थे
जो तमिलनाडु के दलित थे, उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर हमारे हिस्से के लिए क्या होगा। तो 5 जजेज का बेंच ईबी चिन्नैया वर्सेज आंध्र प्रदेश में, वो जो संविधान पीठ थी, उन्होंने इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, राज्य सरकार को सब कैटेगराइज करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किन्हीं जाति को, दलित समाज में ही कोई जातियां छूट रही है, तो आप उसको बाइफरकेट करके उनको लाभ नहीं दे सकते हैं। इस बार 7 जजेज का बेंच, जिसमें एक दलित जज भी थे, गवई साहब, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा कि बिल्कुल राज्य सरकार सब कैटेगराइज कर सकती है, और जरा उनको आप चिन्हित कीजिए कि जो जातियां छूट रही है। अब अभी विनय जी बोल रहे थे ना, 22 जातियां दलित जातियां हैं बिहार में, आप जरा नाम गिना दीजिए तो 2200 जातियां का, आप 4, 5, 6, 7 दलित जातियों तक जाते जाते आप ठहर जाएंगे। आखिर वो दलित जाति को भी तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण छीना कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जिनको मिल रहा है उनके आरक्षण की व्यवस्था बंद हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, नीतीश कुमार ने 4 जातियों को पहले अलग कर दिया, रविदास को अलग किया, धोबी को अलग किया, पासी को अलग किया, पासवान जी को अलग कर दिए। फिर वो नीतीश कुमार पर दबाव पड़ा, वो 3 जातियों को ले लिया, पासवान जी को अलग कर दिए कि नहीं, ये महादलित नहीं हो सकते हैं। फिर उन पर एक दबाव पड़ा, फिर कहा कि नहीं, ये सारी जातियां ये दलित जाति में ही होंगी या महादलित ही होंगे। भाई, आपको मैं कह रहा हूं कि जो लोग आपके समाज के ही छूट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए ना, 300 पेज का जजमेंट है, और उस जजमेंट में उन्होंने यही कहा कि राज्य सरकार ईमानदारी पूर्वक जरा उन जातियों को तो देखे। यहां तक भी उसने कहा कि अगर कोई राज्य की सरकार कोई जाति, दलित जाति उनका वोट बैंक के तौर पर है और उसको वो विशेष तौर पर फायदा पहुंचाएगी, तो इसके लिए जुडिशियल रिव्यू में कोई व्यक्ति आ सकता है। मतलब आप कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश कर सकते हैं कि इसी जाति को ही लाभ क्यों, इनको क्यों नहीं। तो जब आप ही के समाज की बात हो रही है कि जो छूट गए हैं, अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? अंबेडकर साहब ने भी तो यही कहा था कि आरक्षण के जरिए अधिक से अधिक लोगों के जीवन स्तर को उठाने की बात तो कही थी अंबेडकर साहब ने। अंबेडकर साहब ने तो ये नहीं कहा था कि उस समाज की कुछ जातियों को लाभ मिले और कुछ छूट जाए। और ये आधार जो बनाया गया वो इंदिरा साहनी केस का बनाया गया कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर कोई अलग की बात नहीं की गई, कहा गया कि जिनकी आमदनी 8 लाख से ऊपर हो गई है, माना जाए कि अब वो अपने पैरों पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो बिल्कुल छूट गए हैं, वैसे लोगों के लिए कोई प्रोविजन तो बनाया जाएगा। तो इसके लिए जब उन्होंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने, एक जज तो बेला त्रिवेदी सहमत नहीं थी, लेकिन 6 जज जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने कहा कि हाँ, राज्य सरकार सब कैटेगराइज करके। नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। अब मेरा अगला सवाल आपसे, फिर मैं आऊंगा, दोनों प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग भारत बंद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसमें आप क्या पॉलिटिक्स देखते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स है कि चिराग पासवान जी का स्टैंड ये है कि दलित जातियों को बांटने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूं कि दलित जातियों को बांटने की कोशिश नहीं हो रही है और न किसी के आरक्षण छीनने की बात हो रही है। बात हो रही है कि वहां पर जिनको अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, अभी तक जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उन लोगों को भी राज्य सरकार चाहे तो जमीनी सर्वे करा करके उन तक लाभ पहुंचाए। इसकी बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अब चिराग पासवान जी करें कि नहीं, इसके बहाने दलितों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसमें बंटवारे जैसी बात तो मुझे समझ में नहीं आती है कि बंटवारे जैसी कोई, आप ही का 5 भाई आप हैं, एक भाई किन्हीं कारणों से पिछड़ गया या उस तक लाभ नहीं पहुंचा। अगर कहा जा रहा है कि भाई 4 भाई के हिस्से में कोई बंटवारा नहीं होगा, लेकिन 5वां भाई क्यों लगातार छूटते जा रहा है, वहां तक भी थोड़ा विकास की रोशनी चली जाए, इसमें बंटवारे जैसी कोई बात तो हमें समझ में नहीं आती है। नहीं, लेकिन बात तो, विनय कुमार जी मैं आ रहा हूं, बात तो, भ्रम तो ये फैलाया जा रहा है ना कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, दलितों का आरक्षण छीन रही है। आपको मैंने तेजस्वी यादव का बाइट भी सुनाया। आखिरकार जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी आप ही बता दीजिए कि आपके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए,
आप इसको क्लियर कर दीजिए। सवाल यह है कि उसी जाति में, मान लीजिए मैं बड़ा स्पेसिफिक होता हूं कि पासवान में जो 8 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उनको क्रीमी लेयर में लिया जाए, और जो 8 लाख से कम कमा रहे हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों डॉक्टर संजय? बात यही है ना, कोई जाति को अलग करने की बात तो है नहीं, क्रीमी लेयर का मसला तो यही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष और खास तौर पर सत्ताधारी दल में भी चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही है, उससे तो एक बात बहुत साफ समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी चूंकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है और जिस तरह का कैंपेन चुनाव में चलाया गया है, बीजेपी अब डिफेंसिव है। मायावती भी समर्थन कर रही है, चिराग भी समर्थन कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि लेटरल एंट्री के सवाल पर चिराग जी का विरोध हो, तेजस्वी जी का विरोध हो या किसी भी ओबीसी समाज के नेता का विरोध हो, मैं उनके साथ हूं कि हाँ, उनके सवाल मौजूद हैं कि आखिर लेटरल एंट्री के माध्यम से जब 45 लोगों को नियुक्त किया जा रहा है बिना यूपीएससी की परीक्षा में, तो उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन क्यों नहीं? वो सवाल के साथ मैं हूं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ तो दलित समाज के लोग ही पिटीशन डाल रहे हैं। 2005 से ये प्रक्रिया चल रही है। ये मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज, ये पंजाब के दलित समाज ही हैं। आपको मैंने पिछले बार डिबेट में बताया था कि यहाँ तमिलनाडु में ओबीसी को 3 वर्ग में बांटा गया। ओबीसी को ओबीसी, ईबीसी और एमबीसी में बांटा गया। तो क्यों 3 वर्गों में बांटा गया? कोई बहुत पिछड़ गया है, कोई उससे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट, इसमें बीजेपी कहाँ आ गई? अगर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस संविधान पीठ ने 300 पेज के अपना रिमार्क्स दिया है, करना नहीं करना ये राज्य सरकार का काम है। आप मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको, जहां वो पड़े हुए हैं वहीं रहने दीजिए। मांझी जी पर सवाल उठा लीजिए, चिराग जी पर सवाल उठा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए कि आप जिस हालत में आजादी के पहले थे आज भी उसी हालत में रहिए, वो अलग पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक रिमार्क्स दिया कि हाँ, उन लोगों का ठीक है, ठीक है। मैं विवेकानंद जी आपके पास आना चाहूंगा। क्यों आपको लग रहा है कि आपके पास 240 एमपी हैं और इसलिए अब आप दबाव में हैं? चिराग पासवान से भी दबाव में हैं, उन तमाम घटक दलों से दबाव में हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं। आप सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार कोई दबाव में नहीं है, लेकिन दबाव में तो है। बिल्कुल सही आप बोले पंकज जी, सरकार कोई दबाव में नहीं है। 240 सीट लाके भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और 99 सीट वाली पार्टी क्या दावा करेगी भाजपा के साथ? इसीलिए कोई दबाव में नहीं और एनडीए एक साथ है। चिराग जी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला से वो मतभेद उनका हो सकता है, लेकिन सरकार से उनका कोई मतभेद नहीं है। सब हम लोग साथ हैं। आप सब लोग साथ हैं। विनय कुमार जी, ये साथ में मजबूरी नहीं दिखता आपको? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। वोट की राजनीति है, लोकतंत्र में वोट की राजनीति होती है, तो हर पार्टी के नेता अपने अपने वोटों को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब संजय जी ने जैसा कहा कि भाई 22 जातियां हैं अनुसूचित जनजाति में बिहार में, तो 22 में से 21 जाति को तो हम महादलित में रखा गया था, एक ही पासवान जाति को दलित में रखा गया था, दलित और महादलित जो बिहार में बनाया गया था। और वो भी पॉलिटिकल कारण से उस समय हुआ था कि भाई पासवान जाति का समर्थन रामविलास पासवान को होता है, वो वोट नहीं जदयू को करता था, इसलिए उस नीतीश कुमार ने एक अलग वोट बैंक बनाने का काम किया। जो अनुसूचित जनजाति बिहार में है, जो 22 जातियां हैं, उसमें बतार है, बोरी है, भोक्ता है, भुइया है, रविदास है, मोची है, चौपाल है, दबगर है, धोबी है, डोम है, धनगढ़ है, पासवान दुसाध जिसको कहते हैं, कंजर है, कुरियार है, धारी है, धाराही है, घासी है, हलाल खोल है, हरी है, मेहतर है, भंगी है, लाल बेगी है। तो ये इतनी जातियां मिलकर अनुसूचित जनजाति बिहार में इनका समूह है। मांझी जी का एक कहना है यही है कि भाई जो अन्य जातियां जो आरक्षण का लाभ है वो
अनुसूचित जनजाति में जो मजबूत जातियां हैं उनको मिलता है, जो उस समाज में भी कमजोर तबका है उसको नहीं मिलता है। उसको अगर आगे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो मुझे लगता है कि मांझी जी भी अपने स्टैंड पर सही है, क्योंकि जो समाज में आरक्षण का तो उद्देश्य यही था न कि भाई सदियों से जो पीड़ित रहे, जो जिनको सताया गया, जिनको पूरा अवसर नहीं मिला, उनको अवसर मिलना चाहिए। तो अनुसूचित जाति में भी जो नीचे तबके के हैं उनको भी ऊपर आना चाहिए। तो इसलिए मांझी जी उसके पक्ष में। जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है तो चिराग पासवान और इनके पिता रामविलास पासवान जी भी कहते थे कि भाई ये संविधान से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बना है और संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत इसका एक वर्ग है, इस वर्ग को नहीं बांटा जाना चाहिए। चिराग पासवान भी अपने मतदाताओं का रुख जानकर, अपने वोटरों का रुख जानकर अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, वो सारी बात, लेकिन दो प्रमुख बातें जो हमें समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रहा है कि दलित महादलित वर्गीकरण, इससे चिराग पासवान के पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंच सकता है। चिराग पासवान दलितों के पॉलिटिक्स का इकलौता मसीहा रहना चाहते हैं बिहार में। जीतन राम मांझी भी उम्र दराज हो चुके हैं। अगर इस तरह वर्गीकरण किया जाएगा तो अलग अलग जाति के नेता उत्पन्न हो सकते हैं, तो दलित पॉलिटिक्स खंडित हो जाएगी और चिराग पासवान को इसकी चिंता हो सकती है। और इसी वजह से जो हमारे एलजेपी प्रवक्ता हैं अनुपम पासवान, वो कह रहे हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। लेटरल एंट्री का आपने विरोध किया, बात समझ में आती है, लेकिन दलितों के आरक्षण में भी वर्गीकरण का मतलब ये तो नहीं है कि किसी और को आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण तो उतना % दलित को ही मिलेगा ना, जो दलित पिछड़े हुए हैं, जो दलित पीछे हट गए हैं। अनुपम जी, क्या आप दलित पर एक मुश्त पकड़ कायम रखने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए पंकज सर, मैं बताना चाहता हूं कि आप इस चीज को समझिए कि आरक्षण का जो आधार है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अनटचेबिलिटी है। संविधान में वैसे लोगों को शेड्यूल किया गया जो जिनके साथ भेदभाव था, जिनके साथ छुआछूत होता था। तो आरक्षण का आधार कहीं से भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ये नहीं है। आरक्षण का आधार ही भेदभाव है। तो भेदभाव के आधार पर आरक्षण अगर दिया गया तो आरक्षण में वर्गीकरण क्यों? नहीं, इस चीज को आप समझिए ना, छुआछूत है अनुसूचित जातियों के साथ। तो छुआछूत के आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता है तो अभी सर बोल रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनय सर बोल रहे थे कि फायदे के लिए, मतलब अपने वोटरों को लुभाने के लिए नीतीश कुमार जी ने पासवान को अलग कर दिया दलित और महादलित से। अगर मान लीजिए इस तरह की बात आती है, वर्गीकरण होता है, तो राज्य सरकार अपने अपने फायदे के लिए भी अलग अलग इसको कर सकती है, वर्गीकरण कर सकती है अलग अलग। तो इसमें बांटने की क्या बात है? जब छुआछूत के आधार पे है, दलितों में वर्गीकरण क्यों? नहीं, ठीक है। आप एक चीज को फिर से मैं चाहूंगा कि इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता दें। सवाल ये उठ रहा है कि आरक्षण तो दलितों को ही मिलेगा ना। वर्गीकरण जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल एक बड़ा क्लियर कट कैटेगराइजेशन है। जो लाभान्वित हो गए, जो सामाजिक मापदंड पे ऊपर चले गए, जिनकी आय बढ़ गई, जो आईएएस बन गए, दुनिया भर का उदाहरण है। कई सारे दलित आईएएस हैं जिनकी शादी ब्राह्मणों से हुई है। कई सारे ऐसे दलित बड़े लोग हैं जिनकी शादी ऊंची जाति के लोगों से हुई है। सवाल ये उठता है कि आप जो अनटचेबिलिटी की बात कह रहे हैं, तो वो लोग जो कि सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से बुरे तरीके से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो भी तो आप ही के समाज के लोग हैं ना। वो भी तो आप ही के समाज के लोग हैं ना। ये आरक्षण दलित के सिवा किसी दूसरी जाति को तो जाना नहीं है। दलित कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हीं के बीच जाना है और उनके बीच में आरक्षण का समुचित बंटवारा हो, सब लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, इसकी बात की जा रही है ना। इसलिए सवाल यही है सवाल की दलित एक आईएएस बन जाने के बाद, डॉक्टर बन जाने के बाद, इंजीनियर बन जाने के बाद भी दलित क्यों हो रहा है? वर्गीकरण का आधार पर मिल रहा है। क्या ये छुआछूत नहीं है? सबको मिल रहा है आरक्षण।
ऐसा तो नहीं है जो पासवान आरक्षण के लाभार्थी है और भंगी समाज नहीं है, डोम समाज नहीं है, मुसहर समाज नहीं है, सबको आरक्षण का अधिकार है। जो 22 उपजाति है अनुसूचित जाति में, सबों को आरक्षण मिलना है और मिल रहा है। इसमें वर्गीकरण की कहाँ बात है? सुन लीजिए, विनय जी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं। विनय जी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं। विनय जी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके नेता ही चुनाव कैंपेन के दरमियान क्या क्या बोल रहे थे इसको लेकर के, और निश्चित तौर पर अब बीजेपी का स्टैंड साफ नजर आ रहा है। क्या विनय जी, पंकज जी एक मिनट आप सुनिए। अभी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय विनय जी बोल रहे थे, जो चुनाव में वोट के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, तो विरोधियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। चलिए, पॉइंट टेकन, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, पॉइंट टेकन। विनय जी ये बताइए, क्या इस बार चिराग पासवान अपने दूसरे रूप में दिखना चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि उनके समर्थन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए, जिस तरीके से जेडीयू को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता है। इसलिए 5 एमपी वाली पार्टी बीच बीच में विरोध करके अपना दबदबा कायम रखना चाहती है और बताना चाहती है कि चिराग पासवान की भी एक पार्टी है, चिराग पासवान भी एक नेता हैं। जिस तरीके से कि जेडीयू के तरफ से बार बार ये दबाव रहता है, उसी तरीके से चिराग पासवान भी एनडीए सरकार में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है? देखिए, चिराग पासवान की राजनीति को आप जब से देखिए, 2014 से वो लोकसभा के सदस्य बने, तब से उनका अपना एक स्टैंड रहा है। अब नोटबंदी के समय ही देखिए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को, भाई स्पष्ट करिए, 3 पन्ने का उनका चिट्ठी था। जब भी शेड्यूल ट्राइब का मामला आया, उसके लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला आया, और जब भी सब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया, तो SC ST का रिजर्वेशन इंटैक्ट रहे, उस पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण न हो, उस पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हो, उसके लिए सदैव चिराग पासवान मुखर रहे हैं पार्लियामेंट में। पिछले उनका 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा पार्लियामेंट में उनके भाषण को, कई मुद्दों पर उनकी अपनी स्पष्ट राय रही है, और आज भी अपनी स्पष्ट राय रखते हैं, क्योंकि युवा नेता है, युवा सोच है, और आज की जो दुनिया है, उस दुनिया में जो चीज चाहिए वो उनके पास उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान की जो स्पष्ट बात है, अब जब बिहार को ही लीजिए तो उनका अपना विजन है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोच उनकी है कि भाई जब बिहार में सब चीज होते हुए भी क्यों बिहार के लोग पलायन करते हैं, क्यों बाहर जाने। तो हमारी सरकार अगर बनेगी बिहार में, चिराग पासवान का ये मानना है, तो हम पहले बिहार को केंद्रित करेंगे, बिहार में कैसे उद्योग धंधा खुले, बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार के लोगों को अपने माँ बाप को छोड़कर दिल्ली, बॉम्बे, पटना से बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये उनकी सोच है, और कई चीजों में उनकी स्पष्ट राय है, और सरकार से कई चीजों में उनका डिफरेंस है, ये अलग बात है। देखिए, प्रधानमंत्री के प्रति उनका आदर का भाव है, प्रधानमंत्री को अपना वो नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री और उनका जो ट्विनिंग है वो अपने एक अलग तरह की केमिस्ट्री है दोनों के बीच में। प्रधानमंत्री भी चिराग पासवान को पसंद करते हैं, और आप याद करिए हाजीपुर की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई तुम इसलिए कहते हैं कि पुत्रवत देखते हैं चिराग पासवान को, और इसमें संभावनाओं से भरा है चिराग पासवान। बड़ी तारीफ उन्होंने हाजीपुर की सभा में की थी, और चिराग पासवान भी अपने पिता के मित्र के रूप में देखते हैं। वही भाव है नरेंद्र मोदी के प्रति, तो उस भाव में कभी कभी नहीं आई। लेकिन देखिए, नियम होता है। आप याद करिए कि चिराग पासवान का ऐसा संबंध नरेंद्र मोदी से होने के बावजूद भी, जब रामविलास जी का निधन हुआ और 1 साल के बाद उनका मकान खाली करना पड़ा, तो चिराग पासवान को मकान खाली करना पड़ा 12 जनपद। दिल्ली में जो लोग जा रहे होंगे पिछले 25-30 साल से, 12 जनपद का मतलब होता था रामविलास पासवान। आप दिल्ली में किसी भी गाड़ी वाले को, कार वाले को, विनय जी, वो सारी बात सही है, लेकिन इन सब के पीछे पॉलिटिक्स ही है।
नहीं, आप वो सारी बातें सही है। नहीं, हाँ, पंकज लेकिन जी, इस चीज के बीच में एक लॉजिक तो है ना, और लॉजिक ये है कि कोर्ट जाने वाले लोग भी तो दलित ही है ना डॉक्टर। पंकज जी, एक नियम बन गया दिल्ली में कि अब लुटियन जोन्स में किसी को नहीं मिलेगा मकान बिना नियम कानून के। वो अटल जी के समय से ही हो गया कि कोई नहीं मिल सकता है कि किसी मकान में आप स्मारक बना लीजिए, किसी मकान में आप संग्रहालय बना लीजिए, ये बंद कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब प्रधानमंत्री भी जब मुझे लगता है डॉक्टर संजय, ये हम लोग थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर संजय कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता के बीच बताने में असमर्थ रही है, और इसी का परिणाम है कि बीजेपी डिफेंसिव दिख रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बात को कहा जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि एससी और एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी ये जो कह रहे हैं समर्थन करती है। ये चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा है, और लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा भी ये साफ दिख रहा है क्योंकि विगत दिनों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया कि भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही रहेगा। अब बीजेपी बिल्कुल इसमें छेड़छाड़ नहीं चाहती है, क्योंकि दलित के बड़े चेहरे सड़क पर हैं, और जिस तरीके से कई राज्यों में भारत बंद जोर पकड़ रहा है, लग रहा है कि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि बीजेपी अगर इसमें छेड़छाड़ करेगी, भले ही वो दलितों के लिए करे, तो उसको लेनी का देनी पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी डिफेंसिव है, क्योंकि दलित के सबसे बड़े चेहरे, अगर हम मायावती का नाम लें, वो भी विरोध कर रही हैं, चिराग पासवान भी विरोध कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, माफ करिएगा, विरोध नहीं, समर्थन कर रहे हैं, मायावती भी समर्थन कर रही हैं, हनुमान बेनीवाल भी समर्थन कर रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, और इस पॉलिटिक्स के जरिए चिराग पासवान ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे समर्थन से तुम्हारी सरकार चल रही। इस बार हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, हम जो चाहेंगे वही करवाएंगे, क्योंकि अगर बिहार में जेडीयू इंपॉर्टेंट है तो हम भी इंपॉर्टेंट। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी डिफेंसिव है और डिफेंसिव रहेगी भी। मैं आपको बता दूं कि 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, और 23 पिटीशन जो डाला गया था वो दलित समाज के द्वारा ही डाला गया था। जब 2004 में, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ईबी चिन्नैया वर्सेज आंध्र प्रदेश के जजमेंट के बाद वो जो बेंच था 5 जजेज का बेंच, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि आप सब कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 20 वर्ष हो गया, 2004 से 24 के बीच में 20 वर्ष होता है, और 2020 में भी इस केस की सुनवाई की गई थी, लेकिन 5 जजेज के बेंच नहीं किया था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट, उनके चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब कैटेगराइज करने से जो अनुच्छेद आर्टिकल 14 है, जो समानता का अधिकार देता है, कहां उसका उल्लंघन होता है। उन्होंने एक एक आर्टिकल को इंटरप्रेट किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। सवाल यह उठता अनुपम जी कि जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स को पीटा जाता है, उनके माइक वाइक को तोड़ ताड़ के फेंक दिया जाता है, छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, क्या आपकी पार्टी इसका विरोध करती है क्या? क्योंकि ये करने वाले भी तो उसी दल के लोग हैं ना जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि हम कई सारा विजुअल्स देख रहे हैं, माइक तोड़ देना, तमाम चीज फोड़ देना, और खास तौर पर पटना में जो भी प्रोटेस्ट करता हो, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, उस पर डंडे और लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या आप इसका भी विरोध करते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि कहीं भी आंदोलन होता है तो कुछ लोग होते हैं जो उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं आंदोलन में और ऐसा कार्य करते हैं जो पुलिस को ऐसा करना पड़ता है। तो जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनका हमारी पार्टी और हमारे नेता पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें गलतियां कर रहे हैं, जो लोग कानून तोड़ रहे हैं, उनके प्रति कानून सख्त है और हम लोग उसका विरोध करते हैं जो इस तरह का गलत कार्य कर रहे हैं उनका। चलिए, तो आप प्रधानमंत्री जी का समर्थन कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका विरोध कर रहे हैं। आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल साफ कह रहे हैं वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये भी तो तर्क बार बार हो रहा है आरक्षण पे ही। नहीं तो विवेकानंद जी प्रवक्ता बीजेपी, आप जीतन राम मांझी को कैसे समझाइएगा? जीतन राम मांझी जी अपने समाज की बात करते हैं। जीतन राम मांझी को ये बुझना चाहिए, अगर रिजर्वेशन सीट से नहीं वो लड़ते तो आज भारत के केंद्रीय मंत्री नहीं रहते। उनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है, ऐसा नहीं है जो उनको लाभ नहीं मिला है। जीतन राम जी के लड़के आज मंत्री है तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का देन है। तो जीतन राम मांझी तो रिजर्वेशन से कहाँ उनका मतभेद है। हाँ, अपनी समाज की बात करते हैं, जो मेरा समाज पिछड़ा है उसको आगे आना चाहिए। चलिए, तो बिहार की बात में इतना ही। अनुपम जी आपका, विवेकानंद जी आपका, विनय कुमार जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।